प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ बजट 2025-26 को लेकर की मंथन बैठक। आर्थिक विकास और बजट से जुड़े कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा के गांव फूलका में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, भाजपा सरकार महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सर्वजन हित में कर रही है कार्य। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अटेली विधानसभा में किया धन्यवादी दौरा। कहा, नागरिक अस्पतालों में सभी उपकरणों की कमी जल्द ही की जाएगी पूरी। और केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति की खत्म। 2 माह में दोबारा परीक्षा देने का मिलेगा मौका। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान आर्थिक विकास और बजट से जुड़े मुद्दों पर मंथन हुआ। इस बैठक को बजट से पहले अहम चर्चा के रूप में देखा जाता है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और दिग्गज अर्थशास्त्री शामिल हुए। ध्यान रहे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को संसद के पटल पर रखेंगी। बजट पूर्व चर्चा में उन्होंने अब तक किसान संगठनों, उद्योग जगत के नुमाइंदों और अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की है। इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा के गांव फूलका में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित बीजेपी के स्थानीय नेता मौजूद रहे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे महाराजा सूरजमल जैसी शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण का मौका देने पर आयोजकों और ग्रामीणों का धन्यवाद करते हैं। महाराजा सूरजमल के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके संकल्प को अपने जीवन में लेकर विकास के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ऐसे ही महापुरुषों से प्रेरणा लेकर विकास के नए कीर्तिमान बना रही है और लोगों के हितों में अनेक योजनाएं लागू कर रही है, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा ये हमें प्रेरणा देती रहेगी और इससे प्रेरणा लेकर के हम उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे। और इस अवसर के ऊपर हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर के अपने जीवन में उतार कर हमें उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये खुशी है कि ऐसे महापुरुषों के दिवसों को पहली बार हमारी हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर अगर दिया है तो हरियाणा सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमें ये मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने पिहोवा क्षेत्र के लिए 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें प्राचीन सरस्वती नहर पुल, किसान सेवा सदन और 50 बिस्तर के अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके अलावा टोकर माइनर के सुधार कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर हल्कावासियों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं करते हुए कहा कि पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के 15 गांवों में 10 करोड़ रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की सप्लाई हेतु पाइपलाइन डलवाई जाएगी। गांव रुआ और गुमथला में पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में पिहोवा क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं आदि को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया गया है। पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर 1057 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है, जबकि कांग्रेस ने अपने 10 सालों में इस क्षेत्र में मात्र 353 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे। 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इनमें प्राचीन सरस्वती नहर पुल, किसान सेवा सदन और 50 बिस्तर के शिलान्यास उद्घाटन किए हैं। इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वो मिलेगा। ये हमारी सरकार की सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास से हम मजबूती से
आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि भूमि उपलब्ध होने पर गांव रुआ में एक पशु औषधालय बनाने का काम किया जाएगा। गांव गुप्थला में भी जल्द पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण वो पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस सेवाएं निःशुल्क करने का वायदा पूरा कर दिया है। इसके अलावा अपने संकल्प पत्र को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने किसान हित में 3 नए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता कहते थे कि भाजपा सरकार एमएसपी को बंद करेगी, लेकिन भाजपा सरकार ने लगातार पिछले 10 सालों में एमएसपी को बढ़ाया है। इतना ही नहीं, किसानों के खाते में सीधे पैसा पहुंचाया है। पिछले 10 सालों में किसानों के खातों में 1,25,00,000 करोड़ रुपए का लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा में किसानों की 100% फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। हमने जो संकल्प पत्र में बातें कही थी, धीरे धीरे करके उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को हमने एक बात कही थी कि हर महीने 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसका पूरा का पूरा बजट बनाने का निर्णय हमने किया है। बीमा सखी योजना, जिसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। हर गांव के अंदर हमारी बीमा सखी होगी और बीमा सखी को पहले साल 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए मासिक उसको दिया जाएगा। और जो हमारी बहन बीमा करेगी उसका कमीशन भी उसको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। कि हमने पिछले दिनों कहा था कि 5 लाख महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने 1.5 लाख से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है और इसके ऊपर गति से काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज अटेली हलके के अनेक गांवों में धन्यवादी दौरे किए। इस दौरान उन्होंने अटेली से विधायक बनाने पर ग्रामीणों का आभार जताते हुए कहा कि मैं इस क्षेत्र के सभी विकास कार्यों को जल्द पूरा करवाने का प्रयास करूंगी। आप लोगों की बदौलत मुझे कैबिनेट मंत्री का रैंक प्राप्त हुआ है। मैंने पहले भी हलके के लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने का भरपूर प्रयत्न किया है। पत्रकारों से बातचीत में आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। सभी नागरिक अस्पतालों में उपकरणों की कमी को शीघ्र पूरा कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने नारनौल के साथ कोरियाबास गांव में बन रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा कि भाजपा सरकार ने इस कॉलेज की नींव रखी थी और अब इसका 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सबसे पहले तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी थी मेडिकल ऑफिसर्स की, उसको पूरी की जा रही है। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि 1 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए थे पीजीआई रोहतक, 6 जनवरी तक, सोमवार है 6 जनवरी, तब तक पूरी सूची निकल आएगी कि कौन से तैनात होने हैं और कहाँ तैनात हो। सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत है। किस इक्विपमेंट की ज़रूरत है? डॉक्टरों की ज़रूरत है, नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है। उनको पूरी तरह इक्विप करना वो मेरा जिम्मा है आज के दिन। सबसे बड़ी बात यही है मेरे लिए कि ये 90% बन चुका है मगर 10% पे रुका हुआ है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी आने वाले बजट में मैं ये 10% पूरा जल्द से जल्द करवाऊँ, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बन जाता है, और मुझे लगता है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी यही चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बने। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए झांकी का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए चुना गया है। इसमें हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों और विभागों की झांकियों को भी गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए चुना गया है। चयनित झांकियां भारत की विविध शक्तियों और इसकी निरंतर विकसित होती सांस्कृतिक समावेशिता को प्रदर्शित करेंगी, जो गौरवशाली भविष्य की ओर अग्रसर है और ये विश्व के सामने स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास को प्रदर्शित करेंगी।
केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति खत्म कर दी है। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। दोबारा परीक्षा के बाद अगर वे फिर से फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। सचिव ने बताया कि यह फैसला बच्चों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। रोहतक के किलोई गांव का बीएसएफ का जवान कमांडो सुनील मणिपुर में शहीद हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 45 वर्षीय सुनील पहलवान करीब 18 साल पहले बीएसएफ में शामिल हुए थे। फिलहाल उनकी ड्यूटी मणिपुर में थी। सुनील के भाई सतविंदर ने बताया कि 2 सप्ताह पहले ही वे छुट्टी खत्म करके वापस ड्यूटी पर गए थे। 22 दिसंबर को सुबह के समय वे ड्यूटी पर थे। इसी दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया और सुनील शहीद हो गए। उनको पहलवानी का भी शौक था। उनकी 2 बेटियां हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुनील की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सुनील ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सुनील जी ने जो मिजोरम में देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी की है, हमारे को गर्व है। और बहुत अच्छे पहलवान थे, बहुत अच्छी तरह परिवार का पालन किया। दोनों उनकी बेटियां बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। आज वो नहीं रहे तो हमारे को प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वो देश के लिए जान दी है और ये परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इन शब्दों से मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से, सारी पार्टी संडे मॉर्निंग मेरे पास सुबह 8:30 बजे कॉल आता है उसके यूनिट से कि भाई थोड़ा सा हिम्मत रखो, आपके जब आप भी बढ़े और हमें पता चला और आपके भाई को ऐसे ऐसे गोली लगी और वो एक्सपायर हो गए, जो उन्होंने मुझे बताया। तो फिर उसके बाद हमने उनके वहाँ पे यूनिट में कॉल करी तो पता चला कि भाई हाँ, उनकी डेथ हो चुकी। सैटरडे नाइट हुई है उनकी बात। बच्चे 2 गुड़िया है, एक 10th क्लास में, एक फर्स्ट ईयर में। आज हमारे कलोई गांव से हमारे भारत माता के वीर सपूत सुनील भाई आज शहीद हुए हैं, जो इम्फाल में पोस्टिंग थे और वहां पर मुठभेड़ के दौरान नक्सलिस्ट के साथ उन्होंने शहादत दी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आज रोहतक में पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान मार्च निकाला। मार्च में विधायक भारत भूषण बत्रा, शकुंतला खटक, बलराम सिंह डांगी और पूर्व विधायक संत कुमार के साथ अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से लेकर लघु सचिवालय तक मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के नेता देश के संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। देश उनका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देश का नागरिक होने के साथ उनका संविधान के संग एक निजी और पारिवारिक लगाव भी है, क्योंकि ये संविधान पर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ उनके पिता रणवीर सिंह हुड्डा के भी हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस द्वारा ये रोष प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन दिए गए हैं राष्ट्रपति के पास पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये संविधान जो है, संविधान का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना संविधान के निर्माता जिनका मुख्य निर्माण में हाथ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कोई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका कोई भी अपमान करेगा। तो इस वास्ते राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी मांग है। अरे जो संविधान जिसपे मेरे स्वर्गीय पिताजी के डॉक्टर अम्बेडकर के साथ दस्तखत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ दस्तखत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ दस्तखत है, वल्लभ भाई पटेल के साथ दस्तखत है,
मौलाना आजाद के साथ दस्तखत है, उनका अपमान कांग्रेस करेगी। उधर पलवल में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उदय भान ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वंचित समाज के लोगों को लोकतांत्रिक हक दिए हैं। उन्होंने देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए संविधान में व्यवस्था बनाने का कार्य किया था। आज संविधान में दिए गए अधिकारों को छीनने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से बाबा साहब जो इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, कृषि सर्वहारा वर्ग के, किसान के, मजदूर के, वंचित समाज के जो आवाज है, जिन्होंने लोकतांत्रिक हक दिया, अधिकार दिया, वोटिंग राइट दिया, इस देश में आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए जो जिस तरह से उन्होंने संविधान के जरिए व्यवस्था करने का काम किया, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, उसको अपनी इच्छा से अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार दिया। आज उन अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के उर्दू प्रकोष्ठ द्वारा पंचकुला स्थित अकादमी में आज काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का शुभारंभ अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने किया। इसमें वे हरियाणा के विभिन्न साहित्यकारों और लेखकों ने भी भाग लिया। कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने बताया कि आज की काव्य गोष्ठी में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साहित्यिक और राजनीतिक जीवन को रेखांकित किया गया है। एक साहित्यकार का राजनीति में जाना देश और समाज दोनों के लिए हितकर होता है। वहीं उर्दू प्रकोष्ठ के निदेशक डॉक्टर चंद्रदिखा ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने संस्मरणों को श्रोताओं से साझा किया। उन्होंने बताया कि वाजपेयी एक प्रखर राजनेता के साथ साथ संवेदनशील कवि भी थे। वे अनौपचारिक जीवन जीने के हिमायती थे। उनको अपना मानकर याद करते हैं। आज हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी ने भी, इनके खास करके उर्दू सेल ने ये कवि गोष्ठी का आयोजन किया है। अटल जी की स्मृति को समर्पित है। अटल जी का हिंदी साहित्य को योगदान, अटल जी का भारत की संस्कृति को योगदान, इन सभी को समर्पित है और हम अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अटल जी की कुछ किताबों का जिक्र भी इस कवि में लो, उनकी कुछ कविताएं भी इसमें पढ़ी जाएंगी। एक राजनेता होने के साथ साथ वो एक संवेदनशील कवि भी थे और इसी बात को लेकर कई बार कवि सम्मेलनों में भागीदारी को लेकर उनके और नीरज जी के मध्य एक बड़ा मिठास भरी एक नोक झोंक भी हो जाया करती थी। अटल जी के बारे में कि ये अनौपचारिक रूप से जीना भी जानते थे। मैंने स्वयं अपनी उस जीवनी में भी बाकायदा इस बात का उल्लेख भी किया है कि वो कई बार वेश बदल कर, क्योंकि सार्वजनिक ज़िंदगी में लोग ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि एक इंसान के तौर पर भी जीने का उनको हक है, तो कई बार वो वेश बदल कर किसी अच्छी फिल्म को देखने के लिए किसी सिनेमा घर में भी चले जाया करते थे। और ये होता है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ना और उसको जीना इन लोगों को खूब आता था, बहुत ज़्यादा आता था। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल सोनीपत स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र बहलगढ़ में आयोजित रोजगार मेला में 114 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध हुई है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि यह रोजगार मेला भविष्य में रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से ही रोजगार सृजन, नवाचार और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को लाभ देने पर जोर दिया है। पारदर्शी और स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया होने की वजह से युवाओं की योग्यता का सम्मान हुआ है। नवनियुक्त उम्मीदवारों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। इस पोर्टल में 1588 से ज्यादा ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध है जो भर्ती किए गए युवाओं को उनकी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगे और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेंगे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कल किसान दिवस के मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने
किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एमएसपी की गारंटी दी है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हमें मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए खेत को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा, जो कि संबंधित खेत में पराली प्रबंधन, फसल अवशेषों को उसी खेत में समाहित करने और अन्य जैविक प्रबंधन करने से संभव है। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। किसानों को कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए। अब गौपालजन पर भी सब्सिडी बढ़ाएगी ताकि दूध का उत्पादन अधिक हो और खेती भी अच्छी रहे। देखो, एमएसपी तो पहले से ही केंद्र सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार दे रही है, लेकिन किसान भाइयों को जो गारंटी चाहिए तो वो मुख्यमंत्री जी ने कल दे ही दी। भाई गारंटी से ही एमएसपी देंगे, वो उनकी मांग भी पूरी कर दी। पहले से ही एमएसपी तो बिक रहा माल। देश के अंदर बीमारियां बहुत होने जा रही है, कैंसर जैसी बीमारी है, उसका इलाज भी हो, दवाई से भी हो, और मैं समझता हूँ हमारा जो खाना और जो हमारी पैदावार है वो खाद के बिना ही जो पैदा होगा उसमें मदद मिलेगी हेल्थ के अंदर, तो उससे निरोग हो जाएगा व्यक्ति, बीमारी कम होगी। जब आदमी कमज़ोर होता है तब बीमारियां लगती हैं। अभी देसी गाय का पहले 20-25 हज़ार था हमारा यहाँ जो सब्सिडी देते थे, अब 30 हज़ार की है। किसान दिवस पर सम्मानित हुए प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वे बागवानी की हाईटेक नर्सरी कर रहे हैं, जिसे उन्हें आज सम्मानित किया गया है। इस नर्सरी पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। वे 50 से ज़्यादा फसलों की पौध तैयार कर रहे हैं। आज के समय में हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, इसलिए हमें खेती में भी बदलाव करना ज़रूरी है। किसानों को पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी की तरफ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि धान जैसी फसलों को उगाने के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, परंतु बागवानी में पानी की बहुत बचत होती है। इंडो इजराइल तकनीक द्वारा तैयार किए गए पौधों से 3 साल बाद ही किसान फसल ले सकता है। बागवानी फसलों पर जो हमारे जो है बागवानी मैं करता हूं, और उसके साथ साथ मैं एक हाईटेक नर्सरी करता हूं, क्योंकि ये जो मेरा क्षेत्र है सिरसा जिला, वो राजस्थान से लगता हुआ एरिया है और वहां पर पानी की बहुत भारी कमी है। और एक हमारा सिरसा में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, उसके साथ भी मैंने काफ़ी विजिट मैंने किए। उसके बाद में हमने एक हाईटेक नर्सरी भी बनाई और बागवानी में हमने काफ़ी इस एरिया को लेकर गए हैं। किसानों को कहूँगा कि इन बागवानी खेती में, जैसे आज आप धान की बात करें, धान मेरे को लगता है अगर साइंटिफिक हम बात करें तो 4 से 5 हज़ार लीटर पानी लगता है। 7-8 साल पहले हमारी जो वर्णिका सो फ्रूट नर्सरी है उसमें हमने काम शुरू किया है, और ये NHB अप्रूव्ड नर्सरी है, 3 स्टार रेटिंग, जिससे क्या कि सरकार का अनुदान भी इस पर मिलता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आपराधिक गतिविधियों के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव विवेक जोशी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील भी मौजूद थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ निर्णायक और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए मजबूत कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर संतोष जताते हुए सीएम ने हरियाणा के लोगों की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसमें और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को और अधिक तेज करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि वे 1 जुलाई से देश भर में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिकों के साथ मिलकर कार्य करें। देश भर में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज वर्चुअल माध्यम से कई पहलों की शुरुआत की। इनका उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करना और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड शुरू किया। जागो ग्राहक जागो ऐप उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी URL के बारे में आवश्यक ई-कॉमर्स जानकारी प्रदान करेगा और असुरक्षित URL के बारे में सचेत करेगा। उन्होंने उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार एक सुरक्षित और पारदर्शी और भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराने और डिजिटल डोमेन में अनुचित व्यापार पद्धतियों की निगरानी के लिए समर्पित है। उन्होंने सभी हितधारकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, नागरिक समाज और नियामक अधिकारियों से नैतिक तौर पर तरीकों और उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। New challenge under which the business
design strategies that manipulate the consumers, use deceptive online practices such as drift pricing, disguised advertisements, and false urgency. I congratulate the CCPA for taking strong stance against such practices and issuing the guidelines for prevention and the regulation of the dark patterns to protect the consumer from such exploitation. Under the CCPA, we have 3-tier picture to address the consumer companies with the consumer courts as district, state and national level. India has also become the first country to establish standards to protect the consumer from the fake news. हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकार और उत्तरदायित्व के महत्व को उजागर करता है। इस साल का विषय वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच है। प्रदेश की ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला में जनता कैंप लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान उन्होंने पिछले कैंप में दिए गए निर्देशों की अनुपालना नहीं करने पर अंबाला कैंट थाने के SHO इंस्पेक्टर सतीश कुमार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शिकायतें कैंप में आती हैं उन पर अधिकारी तेजी से कार्रवाई करें और 1 सप्ताह के भीतर उसका निपटान करें। साथ ही उन्होंने खुले में मांस बिकने की शिकायत पर कहा कि खुले में मांस बेचने के कारण लोगों को अलग अलग स्थानों पर गुजरने में परेशानी होती है। नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ने के मामले में अनिल विज ने कहा कि यह मामला पंजाब का है, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और किसानों से बातचीत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। काम ना करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, जरूर होगी। हम मैंने आपको बताया ना कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है और बतौर सरकार भी उनका फर्ज बनता है कि वो जाकर देखें कि वहाँ पर स्थिति ज़्यादा खराब ना हो और डल्लेवाल को जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जानी चाहिए वो दी जानी चाहिए और उनको नज़र रखनी चाहिए कि हालात ज़्यादा खराब ना हो और वो किसी आधार पर होना चाहिए, अपने मन की सोच पर नहीं होना चाहिए। खड़गे जी जब भी बोलते हैं तो आधार तो बताते नहीं कि कैसे ख़त्म कर दिया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ठांडा ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए हरियाणा ने पूरी तैयारी कर ली है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रदेश भर में नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा। इसके तहत सेमिनार का आयोजन कर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालयों के शिक्षाविदों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा पोर्टल पर ऑडियो, वीडियो और लिखित में सुझाव भी मांगे जाएंगे। इसके अलावा छात्र नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करेंगे। वे कल पंचकुला के शिक्षा सदन में नई शिक्षा नीति के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में हरियाणा देश भर में मॉडल बने, इसको लेकर शिक्षा विभाग रूपरेखा तैयार करे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को भी नई शिक्षा नीति के साथ जोड़ा जाएगा। प्रदेश भर में ज्यादा आबादी वाले गांवों को चिन्हित कर उन गांवों में नई शिक्षा नीति पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और होनहार छात्रों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा ताकि इनसे प्रभावित होकर विद्यार्थियों का नई शिक्षा नीति के साथ जुड़ाव बढ़े। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा से जोड़ना है। कोई भी गरीब छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे, इसको लेकर शिक्षा विभाग रूपरेखा तैयार करे। हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक आलोक मित्तल ने आज पंचकुला स्थित मुख्यालय में पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने ब्यूरो के कार्यालय का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आलोक मित्तल ने अपनी प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ब्यूरो के गठन का उद्देश्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इसके लिए हम सभी को एक अच्छी टीम के रूप में कार्य करना होगा ताकि इसके गठन के उद्देश्य को सफल किया जा सके।
उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी सरकारी काम करने के बदले में रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत इसकी जानकारी हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 1064 या 1800-180-2022 पर देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में आमजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए लोग इस कार्य में हमारा सहयोग करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।